इंडिया फाइनली जापान को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और बहुत जल्दी इंडिया जर्मनी को भी पीछे छोड़कर पूरी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। एंड टुडे every person living in India should feel proud. India has become the fourth largest economy in the world, overtaking Japan. इस आदमी को तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, ये नीति आयोग का CEO है। इसने अभी रिसेंटली मीडिया कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया है कि इंडिया जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, जिसमें ये IMF के डाटा को पॉइंट आउट करता है। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. बट वेट, बहुत सारे लोगों को इंडिया की ये अचीवमेंट हजम नहीं हो रही है और इंडिया की इसी अचीवमेंट के खिलाफ बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया की इकोनॉमी ऊपर नहीं गई है बल्कि जापान की इकोनॉमी नीचे आई है, और कुछ कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ IMF की दी हुई प्रोजेक्शंस है। तो आप इसको ऑफिशियली सच कैसे मान सकते हो? वही कुछ लोग इंडियंस को इंडिया की पर कैपिटा इनकम को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट वेट, इस वीडियो में मैं इन लोगों के सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ और साथ ही साथ पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और जापान की इकोनॉमी में इतनी गड़बड़ क्यों चल रही है, इन सब के पीछे के रीजंस भी आपको बहुत शॉर्ट में समझाने वाला हूँ। So if you are a true Indian, then I can definitely expect a like and a subscribe from you. तो मेरा पहला जवाब उन लोगों के लिए है जो कहते हैं ये सिर्फ IMF की प्रोजेक्शंस है। तो मैं उनको बता दूं, IMF जो प्रोजेक्शंस देता है, जिसको प्रेडिक्शन भी कहते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि IMF मजाक में दे देता है। इसके पीछे प्रॉपर रिसर्च, कैलकुलेशन और एविडेंसेस होते हैं। और आप एक बार IMF को साइड पे रखो और खुद देखो कि लास्ट ईयर इंडिया की इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली $3.9 ट्रिलियन की थी और वही जापान की 4.1 ट्रिलियन। तो अगर आप इसको रियल GDP ग्रोथ से ऐड करोगे, जो कि इंडिया की इस साल की 6.2% है और जापान की 0.6%, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो तब भी इंडिया जापान से बहुत आगे है। और दूसरा जवाब, जो लोग कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी नहीं बढ़ी है बल्कि जापान की इकोनॉमी कम हुई है, तो हाँ, ये चीज़ सच है कि 2012 के बाद जापान की इकोनॉमी कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा गिरी है। 2012 में जहाँ इनकी इकोनॉमी 6.5 ट्रिलियन के आसपास थी, वही आज इनकी इकोनॉमी गिरकर 4 ट्रिलियन के आसपास रह गई है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता कि जापान के नीचे आने से इंडिया ऊपर 4th नंबर पर आ गया है। इस चीज़ का प्रूफ आप इस चार्ट में देख सकते हो। यहाँ जितनी भी कंट्रीज है, चाहे US हो, जर्मनी हो, इटली, फ्रांस, जापान हो, सबकी रियल इकोनॉमिक ग्रोथ 0 कुछ से लेकर 1 के आसपास है और वही इंडिया 6.5, 6.2, 6.3 पर ग्रो कर रहा है, जिसका ये साफ साफ मतलब बनता है कि इंडिया की इकोनॉमी पूरी दुनिया में मैसिवली बढ़ रही है। और अगर हम रीजंस की बात करें कि आखिर क्यों इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है और जापान की इकोनॉमी ऊपर से ही नीचे कैसे आई है, तो पहला रीजन जिससे इंडिया की इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है वो है इंडिया की पॉपुलेशन। इंडिया अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कंजप्शन मार्केट है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा चीजों की डिमांड होगी, और जितनी ज्यादा चीजों की डिमांड होगी उतना प्रोडक्शन भी करना होगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी देश की इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। दूसरा, इंडिया के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है। 50% से ज्यादा इंडियंस 30 के नीचे है, जिसका मतलब मैक्सिमम इंडियंस काम करते हैं, कमाते हैं और टैक्सेस देते हैं। और ये जो हमारी यंगेस्ट पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका रिजल्ट ये भी है कि इंडिया ने इसी साल 2025 में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हुए हैं विद 100+ यूनिकॉर्न्स, जिसका फायदा सीधे देश की इकोनॉमी पर जाता है। और तीसरा, इंडिया में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा आ रहा है, अराउंड $70 to $80 बिलियन। और साथ ही साथ हम सर्विस सेक्टर में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। 54% से ज़्यादा हमारी GDP सर्विस सेक्टर से आती है। एंड लास्ट ईयर $162 बिलियन हमारा सर्विस सरप्लस रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जापान की बात करें कि क्या रीजंस है जिनसे इनकी इकोनॉमी इतनी गिर गई, तो उसके पीछे भी इनकी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हाथ है। 2010 में जहां इनकी पॉपुलेशन 128 मिलियन थी और आज 2025 में इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 125 मिलियन है। मतलब पूरी दुनिया में जापान एक ऐसी कंट्री है जहां हर साल इनकी पॉपुलेशन बढ़ने की जगह कम हो रही है। इनके यहाँ पे बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं, जिस वजह से जापान की यंग पॉपुलेशन बहुत कम है और ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा। इसका रिजल्ट यही होता है कि काम करने वाले बहुत कम है और पेंशन वगैरह ज्यादा लोगों को देनी पड़ रही है, जो कि जापान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है।
और दूसरा, जापान पूरी दुनिया में पहली ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा पब्लिक डेट यानी कर्जा ले रखा है। 250 गुना कर्जा इस टाइम जापान पर है, विच इज अराउंड $9 ट्रिलियन। मतलब इनकी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है और कर्जा 9 ट्रिलियन। तीसरा, जापान जो भी कुछ अब तक प्रोड्यूस कर रहा था उसको वो बाहर भेज रहा था, क्योंकि डोमेस्टिक कंजप्शन उनके पास उतना है नहीं। तो अभी कुछ सालों से चाइना ने पूरे ग्लोबल मार्केट को ही खा रखा है, तो जापान वहां से भी गया। बट दिस ब्रिंग्स अप अ क्वेश्चन, इज दिस एनफ? And if India has surpassed the Japan, does that mean we have become developed? The answer is big no. वो इसलिए कि आज भी जापान की पर कैपिटा इनकम 12 टाइम्स इंडिया से ज़्यादा है। जापान की पर कैपिटा इनकम $34,000 है और वही इंडिया की सिर्फ $2,880। और उसमें भी अगर आप टॉपिक कुछ परसेंट्स को बाहर निकाल दो तो हमारी पर कैपिटा इनकम उनके मुकाबले ना के बराबर रह जाती है। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमसे बहुत आगे है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी टेक्नोलॉजी के सामने हम आज भी कुछ नहीं है। एंड बीइंग एन इंडियन, ये मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं एक चीज़ की तारीफ करूं तो मुझे 4 चीज़ों को क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, क्योंकि तभी उनमें बदलाव आ सकता है। जहां एक तरफ इंडिया पूरी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, वही पूरी दुनिया में इंडिया सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। अराउंड 23 करोड़ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर लिविंग अंडर पॉवर्टी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 105 पर है और हैप्पीनेस में 118th पर। और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम इंडिया में है। एंड अनफॉर्चुनेटली जहां पूरी दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, वहां इंडिया आज भी नंबर 1 पर है, जहां पर लोगों के साथ सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कास्ट के बेसिस पर। और मेरे हिसाब से हम सबको, जो भी लोग इंडिया में रहते हैं और हमारी सरकारों को, ये कास्ट, रिलीजन, कलर से बाहर निकलकर एक साथ मिलकर इन सब चीजों पर काम करना चाहिए। तभी इंडिया असल में एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी और कोई बाहर का चाह कर भी हमारे ऊपर मजाक नहीं उड़ा सकता। ध्यान रखो, आपस में बंटने से, डोमेस्टिक प्रॉब्लम क्रिएट करने से हमेशा देश पीछे चला जाता है, हमेशा देश का नुकसान होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया बहुत जल्द हर चीज में बेहतर करेगा।